हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर महावीर हुड्डा, आपका इम्पल्स लाइव क्लास सेज में आपका स्वागत है। आप की 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम है वो लगभग फाइनल है और इसके लिए आपको पहले जो भी एनटीए का सॉल्यूशन है, हमने आपको केमिस्ट्री के कई सॉल्यूशन भिजवा दिए हैं, फिजिक्स के आपको कई सॉल्यूशन दे दिए हैं और उसके बाद विथ सॉल्यूशन आपको यहाँ पर इम्पल्स कंप्लीट ये मटेरियल मिल जाएगा यहाँ पर ये। अब आपको स्टूडेंट्स इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ आपको जूलॉजी एंड बॉटनी के हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम 5 से 7 पेपर आपको एनटीए का विथ सॉल्यूशन प्रत्येक सब्जेक्ट का अब 13 सितंबर से पहले आपको मिल जाएगा। 5 से 7 पेपर का अर्थ है कि अपना लगभग सिलेबस कंप्लीट कवर होना। क्यों? क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर की जो डिजाइनिंग करके जो एनटीए दे रहा है और हम आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करके उसी के अकॉर्डिंग आपको हम दे रहे। कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, हो सकता है अपन को मैकेनिक्स टिपिकल लगे फिजिक्स के लिए, उसमें हमने क्या किया है, जो भी सर एक्सप्लेन करेंगे अशोक जी, तो उसमें आपको पूरा का पूरा जो मैकेनिक्स से रिलेटेड है यानी उससे और रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा जोड़ नहीं आएगा। आपको ये लगेगा कि नहीं आगे वाला क्वेश्चन भी और इजीली हो जाएंगे। तो 5 पेपर का अर्थ है आपका कम से कम भी 25 से 30 पेपर का सॉल्यूशन निकलना, और अगर 25 से 30 पेपर का सॉल्यूशन निकलना है तो स्टूडेंट्स बहुत बड़ी जीत है अपने लिए ये। और अगर 25-30 पेपर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, जो भी 13 सितंबर को एग्ज़ाम होगी उसमें जैसा भी अपने पास मैटर बने या हम सोल्व करने के लिए या इसमें स्कोर अच्छा करने के लिए ये चीज़ है, क्योंकि अपन ने अप्रोक्सीमेट कंप्लीट मैटर अपन ने तैयार कर रखा है। अब अपन नया कितना कर सकते हैं? देखो डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे पहले पेपर दिए हैं, बहुत सारे पेपर दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब एनटीए में जो आपको ये भी थोड़ा सा लग रहा है कि क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेवल वो का वही है, लेकिन एक क्वेश्चन नए हैं। देखो पुराना क्वेश्चन अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं, पुराने क्वेश्चन में अपन को आंसर याद हो गए कि हाँ इसका ये ऑप्शन है, लेकिन नया क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा अपन को टिपिकल लग जाता है और आएगा वही जो 2020 में जो नीट है, जो 13 सितंबर को हमेशा नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पुराना क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और ये अगर आप 5 से 7 पेपर प्रत्येक सब्जेक्ट का हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं और एक क्वेश्चन से रिलेटेड उसी टॉपिक्स के 5 क्वेश्चन के और आपके पास आंसर दे रहे हैं, इट मीन्स अपने पास इतने पेपर हो जाएंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, हम जो 20 सितंबर को एग्ज़ाम आएगा वो ईजिली हम प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा ही हम 3 या 4 अभी थर्सडे को हम आपको डायरेक्ट सभी विथ फैकल्टी के माध्यम से आपके पास लाइव प्रसारण होते हैं शाम को 4 बजे, और हम आपको पूरी की पूरी थीम दे देंगे कि कैसे करना है। और आपको जो भी ऑफलाइन जितने भी पेपर चाहिए वो एनटीए के हमारे पास कंप्लीट हैं, आप आकर के यहाँ पर ले लीजिए अपने इम्पल्स में। और अगर हम 5 से 7 जो पेपर्स का सॉल्यूशन देंगे वो आपको कंप्लीट ऑफलाइन मिल जाएगा। बाकी 4 या 5 पेपर फुल सिलेबस के इम्पल्स उसी के अकॉर्डिंग अपन बना रहे हैं और आपको वो ऑफलाइन यहाँ मिल जाएंगे। तो देखो इतने सारे अगर पेपर कर लेंगे तो अपने लिए सफिशिएंट है। बाकी अपन ऊपर वाले पे भरोसा रखें और स्वयं के मेहनत पे भरोसा रखें। और आओ अशोक सर, हमारे सर ने पहले भी आपको 2 पेपरों का सॉल्यूशन दे दिया, आज आपको 83 जो एनटीए का 83 है उसका आपको केमिस्ट्री का पहले मिल गया और अब आपको फिजिक्स का मिलना जा रहा है। सॉरी, 83 की जगह 84 है और उसी के अकॉर्डिंग अब 3 या 4 पेपरों का सॉल्यूशन आपको और मिल जाएगा। थैंक्स सर, आपका स्वागत है बच्चों को बताने के लिए। थैंक यू सर। हाँ तो स्टूडेंट, आज हम एनटीए जैसे सर ने बताया था कि 84 का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। एट द टाइम ऑफ द total solar eclipse the spectrum of solar radiation will be have। तो बच्चों जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तब जो उसका जो स्पेक्ट्रम है, सन का स्पेक्ट्रम, उससे रिलेटेड अपने को ऑप्शन दिए गए कि क्या होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ डार्क फ्रोनोपल लाइन्स, ए स्मॉलर नंबर ऑफ डार्क फ्रोनोपल लाइन्स, नो लाइन्स एट ऑल,
ऑल फ्रोनोपल लाइंस चेंज इनटू ब्राइट कलर्स लाइंस। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं हम लोग ये बेसिकली किरचॉफ्स लॉ हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर में किरचॉफ्स लॉ रेडिएशन के अंतर्गत आता है, तो उसमें हम पढ़ते हैं हम लोग गुड एब्जॉर्बर आर गुड रेडिएटर। तो बच्चों जी जो फ्रोनोपल लाइंस बनती हैं वो एब्जॉर्प्शन की वजह से बनती हैं कि कुछ एक जो लैम्बडा का वेवलेंथ है, सॉरी लैम्बडा रेडिएशन का जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसलिए डार्क लाइन नजर आती है जिनको अपन फ्रोनोपल लाइन कहते हैं। बट इक्लिप्स, सन इक्लिप्स का मतलब सूर्य ग्रहण के टाइम जब सन से लाइट आना बंद हो जाता है अर्थ पर, तो ये जो लाइन जो गुड एब्जॉर्बर थे वो गुड रेडिएटर बन जाते हैं, और ये जो लाइन है वो कैसे नजर आएंगे अपने को बच्चों, वो लाइन जो है वो ब्राइट नजर आएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर हुआ भाई 4th नंबर का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा कर रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि टू बॉल्स आर थ्रो साइमल्टेनियसली इन एयर, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉल्स व्हेन इन एयर। तो बच्चों दो बॉल को अपन फेंक रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ फेंक रहे हैं, तो जो दोनों बॉलों से बना हुआ सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का, कोई भी सिस्टम है उसका कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल होता है m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर बच्चों, अब हमें मालूम है यहाँ पर कि a1 और a2 क्या g के बराबर होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि दोनों बॉल एयर में मूव कर रही हैं, दोनों बॉल एयर में मूव कर रही हैं, तो यहाँ पर हमने अगर a1 a2 को बराबर रख दें g के बराबर, तो ये हो जाएगा बच्चों ac इक्वल टू, मैं g को ले लेता हूँ कॉमन, ऊपर रह जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये बच्चों कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया, g आ गया। ठीक है ना, तो a है g। ठीक है, ये जो आंसर है पहले का है तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग इक्वल टू जी, फर्स्ट आंसर ही बच्चों इसका सही आंसर है। क्लियर हो गई ये बात कि जब भी दो पार्टिकल एयर में फ्री फॉल हो रहे होते हैं, दो पार्टिकल हों या मोर देन 2 पार्टिकल्स हों, ठीक है ना, एयर में फ्री फॉल हो रहे हैं, तो उनके सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, सॉरी सेंटर ऑफ एक्सीलरेशन होगा, वो क्या होगा बच्चों, जी के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये जर्नलाइज भी अपन याद रख सकते हैं। आफ्टर दैट आगे चर्चा करते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, ए है थर्ड क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्ड अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर with constant tangential acceleration. So what is the magnitude of this acceleration when kinetic energy of the particles becomes 8 into 10 to the power माइनस का 4 जूल एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन। तो बच्चों सेकेंड राउंड लगाने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी, चूंकि अपने पास क्या दे रखा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे रखा है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे रखा है तो उसकी स्पीड लगातार क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हमें बोला जा रहा है कि सेकेंड राउंड के बाद काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है, तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो कितना होगा। तो बच्चों हम देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को मैं ए कंसीडर कर लेता हूं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वैसे तो 80 लिखना चाहिए था मेरे को, चाहो तो लिख ही लेते हैं 80। ये होता है एल्फा आर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू आर। तो यहां से हमें मालूम चल जाएगा, क्या पता चल जाएगी, एल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 अपॉन आर हो जाएगा। क्लियर, ऐसा आ गया। अब अपने को पता लगाना है ओमेगा, तो ओमेगा के लिए कौन सी इक्वेशन काम में ले लूँ, सेकंड रिवॉल्यूशन के बाद ओमेगा कितना हो जाएगा। तो हमें मालूम भाई कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम पता कर सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। क्लियर बच्चों, तो इसको क्या देख रहे हैं हम लोग कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 है, इनिशियली से स्टार्ट हुआ है, प्लस 2, अब एल्फा की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 80 अपॉन आर। क्लियर, इनटू थीटा कितना हो जाएगा भी, थीटा हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई कैसे पता चला हम लोगों को कि एक राउंड, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन का डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये इतना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनली कितना, 8 पाई 80 अपॉन आर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक अपने को पता चल गया। अब हमें मालूम है कि ओमेगा पता चल गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, मैं अब इसको जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके तरह बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है बच्चों
हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पर बी नहीं है अपने पास, ओमेगा है, तो ओमेगा की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूं मैं कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी जा रही है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 8 पाई AT अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, तो ये अपन ने देखा। आफ्टर दैट इतना हो गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो AT अपन फाइंड कर लेंगे। तो देख रहे हैं हम लोग AT के लिए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। AT बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से देखो सेपरेट करके लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, 4 कट गया, 4 टाइम्स कट जाएगा यहाँ पर, तो AT बराबर आ जाएगा AT इक्वल टू बच्चों सेपरेट करके लिखें तो ये हो जाएगा E अपॉन 4 पाई आर, E अपॉन क्या हो गया देख लें एक बार फिर से, अगेन मैं चेक कर लूँ कहीं जल्दबाजी मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम लोग, कि 4AT इक्वल टू E अपॉन एम भी आएगा भाई अपॉन में 4 पाई आर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। सब कुछ अपने को गिवन है। ठीक है, तो कितना क्या गिवन है, मैं अब इसको रब करता हूं और यहां पर ही मैं बाकी का रिमेनिंग सॉल्यूशन लिखता हूं। तो बच्चों इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा AT हमें निकालना है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना है, E की वैल्यू बच्चों दे रखी है, ये दे रखी है 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4, 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4 E की वैल्यू बच्चों गिवन है, अपॉन एम दे रखा है बच्चों 10 इंटू कितना दे रखा है, देखो ये दे रखा है 10 ग्राम। ठीक है, तो इसको अपन को केजी में कन्वर्ट कर लेना है, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 3, एम हो गया। आफ्टर दैट 4 पाई, 4 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14। आफ्टर दैट आर अपने को गिवन है बच्चों 66.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे फाइनली तो ये जाएगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि एक्चुअली मैंने तो ये सॉल्व कर रखा है इसलिए मेरे को मालूम है कि इसको सॉल्व करके ये आएगा। आफ्टर दैट हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ कर्व दे रखे हैं और इसमें जो है BD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दी कंडक्टर, P है पावर, I है करंट। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि इसका कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है, हमें बताना है कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है। तो हमें पता है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VD, ये होता है बच्चों E कैपिटल E टाउ अपॉन एम। तो यहां से पता चलता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्ट इक्वल टू क्या होता है, E होता है। मतलब ये ग्राफ तो सही है, ये ग्राफ बच्चों सही है। आफ्टर दैट हम आप बात कर रहे हैं कि P की वैल्यू होती है P बराबर पावर डिसिपेट इन दी कंडक्टर, क्या होता है बच्चों I स्क्वायर R होता है रेजिस्टेंस। क्लियर, I स्क्वायर R। तो अगर मैं P और I का बात करूं तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। P और I में कैसा ग्राफ बनने वाला है, पैराबोलिक। तो ए भी ग्राफ सही है भाई, पहला ग्राफ सही हो गया, ए भी ग्राफ सही हो गया। आफ्टर दैट P को मैं V की टर्म्स में लिखूं तो P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R होता है भाई। और V क्या होता है बच्चों, V बराबर होता है, V बराबर मैं ये लिख सकता हूं कि V इक्वल टू E इंटू एल होता है। V इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है वो होता है ऐसा। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो फाइनली P इक्वल टू क्या हो जाएगा, E स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन R। क्लियर, तो यहाँ से क्या आ रहा है, P डायरेक्ट इक्वल टू E स्क्वायर आ रहा है, मतलब P और E में भी क्या रहेगा, ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। तो अब अपने को 3 ग्राफ करेक्ट पता चल चुके हैं, तो चौथे ग्राफ में दिमाग नहीं लगाना। तो बच्चों ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, तो इनकरेक्ट ग्राफ क्या है, इनकरेक्ट ग्राफ ए है। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो आफ्टर दैट हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
5। ये अपने को एसी सर्किट दे रखा है और इस एसी सर्किट के अंतर्गत हमें वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग बतानी है कि वोल्ट मीटर अमीटर की रीडिंग क्या रहेंगी। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि वोल्ट मीटर अमीटर की रीडिंग कैसी क्या रहेंगी। तो वोल्ट मीटर किसको मेजर करेगा बच्चों? वोल्ट मीटर मेजर करेगा इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को। हमें मालूम है कि एक्सएल बराबर क्या है, एक्ससी दे रखा है हमें दे रखा है बच्चों एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है, रिएक्टिव इंडक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इन दैट कंडीशन पर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, बट अपोजिट पोलरिटी में होता है, या फेज डिफरेंस 180 होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग आएगी वो आएगी 0। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आने वाली बच्चों? 0। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कौन कौन सी ऑप्शन में आ रही है? सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में आ रही है। आफ्टर दैट हम अमीटर मतलब करंट फाइंड कर रहे हैं, तो आई बराबर होता है V/Z। आई बराबर V/Z होता है, बट अगर XL बराबर XC हो तो Z किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। और B अपने को दे रखा है 110/R है बच्चों 55, तो 2 एम्पियर। तो फाइनल अपने को आंसर पता चल गया भाई, अमीटर की जो रीडिंग है वो आएगी 2 एम्पियर, वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी 0 वोल्ट। ठीक है, इतना अपन ने देखा। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 6 कि हमें कोई चार्ज का सिस्टम दे रखा है, उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। सिस्टम कैसा है बच्चों, ये मैं बनाकर बता देता हूं। ABC कोई सिस्टम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ABC ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल पर बच्चों ए चार्ज रखे हुए हैं। तो देख रहे हैं हम लोग, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूं मैं ऐसे करते हुए। ए इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई A B एंड C, ठीक है ना। तो यहां पर कितना चार्ज रख दिया जा रहा है? यहां पर है प्लस का 2Q चार्ज, 2Q चार्ज है भाई। यहां पर भी कितना है? 2Q चार्ज है बच्चों प्लस का, ठीक है। और यहां पर है माइनस का 4Q चार्ज है। तो इस -4Q को मैं क्या करूंगा? -2Q + 2Q लिखकर दो हम डाइपोल बना लेंगे। तो दो डाइपोल बनाएंगे तो कैसी कैसी कंडीशन बन जाएंगे दो डाइपोल? देख रहे हैं, एक डाइपोल तो ये बन जाएगा भाई प्लस का 2Q और माइनस का 2Q। एक और बन जाएगा भाई इधर 2Q माइनस का प्लस का 2Q, ऐसे करते हुए। और ये एंगल है 60 डिग्री का। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री का। तो एक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा बच्चों Q, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हमें बोला जा रहा है कि जो साइड है वो x है, तो ये P बराबर कितना हो जाएगा? 2QX। क्लियर बच्चों? इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ रहेगी, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ रहेगी। 60 डिग्री पर दो वेक्टर हैं। तो बच्चों हमें मालूम है जब भी दो 60 डिग्री और वेक्टर होते हैं, रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग, तो ये √3 टाइम्स आ जाएगा। तो P नेट रिजल्टेंट ये जाएगा √3 टाइम्स ऑफ 2QX। तो ऐसे करते हुए अपन देख रहे हैं यार कौन सा ऑप्शन सही निकल गया। तो फोर्थ आंसर इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल पर रिलेटेड क्वेश्चन। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे चर्चा करें तो ये हो जाएगा भाई दी मेन स्केल। ये बर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। दी मेन स्केल ऑफ बर्नियर कैलिपर रीड 10 mm इन 10 डिवीजन। मतलब कि अपने को मेन स्केल का 1 पार्ट का पता चल गया कि वो 1 डिवीजन कितने mm की रहेगी? 1 mm की रहेगी जब 10 डिवीजन इतनी है तो, ठीक है ना। 10 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल्स कॉन्साइड विथ 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इट मीन्स बच्चों हमें इंट के तौर पर दे रखा है कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना होने वाला है? लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। इससे अपने को पता चल जाएगा कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। When the two jaw of the calipers touch to each other, the 5th division of the vernier coincide with the main scale division and 0 of the vernier scale to the right of the 0 of the main scale। तो बच्चों ये अपने को एरर दे रखी है कि राइट में शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब पॉजिटिव एरर है। कैसी एरर है? यहाँ पर पॉजिटिव एरर है। आफ्टर दैट हमें रीडिंग के लिए क्या दे रखा है? व्हेन ए सिलेंडर इज टाइटली प्लेस्ड बिटवीन द जा ऑफ बर्नियर कैलिपर्स। और तो इसकी जो मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी आ रही है? मेन स्केल रीडिंग आ रही है बच्चों 3.2
सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल के लिए क्या दे रखा है कि कौन से नंबर का, 4th नंबर का ये जो है डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, 4th डिवीजन कॉन्साइड विद द मेन स्केल। तो रीडिंग अपने को देखनी है कि कितना होता है। तो रीडिंग सबसे पहले तो मैं बात करूं कि ए अगर अपन ने वास्तव में स्टडी की है वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज की, तो ये पता चल जाएगा कि जनरली जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं उसमें 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल लाइज कॉन्साइड विद या इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ऐसी कंडीशन है बच्चों जो LC होता है, LC मतलब लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। हालांकि इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि 1 MSD माइनस 1 VSD, तो ऐसे करेंगे टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बट अपने को अगर ये पता है ऑलरेडी तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। आफ्टर दैट जो रीडिंग आएगी, मेन रीडिंग जो कितनी आएगी भाई, मेन रीडिंग जो फाइनल रीडिंग जिसको बोलते हैं वो आती है भाई। फाइनल रीडिंग की बात करूं मैं, फाइनल रीडिंग तो ये आती है बच्चों मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस का 0th एरर, ठीक है। अब 0 एरर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है नेगेटिव की कंडीशन में। बट अपने को ऐसा बता रखा है कि राइट में लाई कर रहा है तो ये पॉजिटिव एरर रहती है। तो यहाँ पर रखें तो कि 3.2 हो गया प्लस कौन सी डिवीजन, 4th डिवीजन, तो 4th इंटू 0.01 माइनस क्या हो जाएगा 0.5th नंबर की, ये जो 0 एरर है उसके लिए मैंने ऐसा लिखा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.24 माइनस 0.05, और जब इसको सॉल्व करें बच्चों तो ये जाएगा 3.19 सेंटीमीटर, जो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अपना फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। तो ये था वर्नियर कैलिपर पर आधारित क्वेश्चन। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं बच्चों। 8th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सिंपली कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला अपने को। तो बच्चों हम देख रहे कि ये है कि अपने को बताया जा रहा है कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ की जो जी में चेंजेज आता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है, तो हमें मालूम है कि ड्यू टू रोटेशन, चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, हमें मालूम है जी डैश इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्बडा एंगल ऑफ लैटिट्यूड। एंगल ऑफ लैटिट्यूड बच्चों सबसे ज़्यादा 0 तो होता है इक्वेटर पर और 90 होता है पोल पर। तो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चेंजेज आता है एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल। ये बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का। जब हम जी की इफेक्ट पढ़ते हैं हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, तो रोटेशन के साथ पढ़ते हैं, तो हमें मालूम है कि इस टाइप से वेरी होता है। और इक्वेटर पर तो ये जाएगा 0 और पोल की हो जाएगा 90 हो जाएगा। चलो आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बच्चों मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इसमें बताया जा रहा है कि 5 मिनट में 50 से 40 हो जाता है, नेक्स्ट 5 मिनट में 33.33 रह जाता है। तो हमें सराउंडिंग का टेम्परेचर बच्चों फाइंड करना है। तो इसमें हमें मालूम है कि ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन बहुत बार नीट के एग्जाम में आया हुआ है, तो इससे हम ऑलरेडी परिचित हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें बच्चों हम 2 इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन में क्या इक्वेशन बनेगी देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट कंडीशन T1 माइनस T2 करेंगे तो ये 50 माइनस का 40 अपॉन 5 बराबर के, ये कोई प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट हम लगाते हैं, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग में पढ़ाते हैं। और T1 प्लस T2 का एवरेज लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 40 अपॉन 2 माइनस का टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग T0 हो गया। ऐसे करते हुए जब ये 10 हो गया तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू के 45, इसका एवरेज कितना आ जाएगा भाई 90 अपॉन 2 45 माइनस T0। ये है भाई इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट हम सेकंड कंडीशन से लिख रहे हैं, सेकंड कंडीशन लिखेंगे हम लोग। तो ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 40 से 33.33 रह जाता है, तो इसको लिखेंगे हम 100/3 लिख सकते हैं। इजी वे के लिए क्या लिखेंगे 100/3, तो ये हो जाएगा भाई कि 40 माइनस
100/3 अपॉन का 5 इक्वल्स टू 40 प्लस 100/3/2 क्लियर बच्चों, माइनस का T0। इस प्रकार से हमने ये देखा भी कि पहली कंडीशन के लिए ए बन जाएगा, दूसरी के लिए ए बन जाएगा, के लगाना बाकी रह गया। ठीक है, आफ्टर दैट हम इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, हम सॉल्व करके बच्चों डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करें तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, अभी तुम्हें स्क्रीन पर ये इक्वेशन दिखाई दे रही है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इनको हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो किसी के कट जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो T0 टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुई बात। अब बच्चों बात आफ्टर दैट एक सॉल्व करते रहना, ये मेरे को मालूम है, एक सॉल्व किया हुआ है मैंने ये पेपर, तो इसका आंसर 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आफ्टर दैट आगे चर्चा कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10th नंबर का क्वेश्चन है। अभी 10th नंबर का क्वेश्चन है, एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी तो देख रहे हैं हम लोग क्या है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन कि हमें दे रखा है, इसकी इक्वेशन दे रखी है PV⁴n, हमें दे रखा है बच्चों PV⁴n इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर, ऐसा हमने देखा। अब इसका स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ये होता है R/γ-1 एडियाबैटिक कांस्टेंट है बच्चों, माइनस R/n⁴1 जो पावर में आता है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। हमें बोला जा रहा है कि बच्चों इसकी स्पेसिफिक हीट कैसी है, नेगेटिव है। तो अपना ऑप्शन सही कौन सा रहेगा, तो नेगेटिव होगा। इट मींस ये क्या हो जाए, माइनस स्टार वाली टर्म ये बड़ी हो जाए, ये छोटी रह जाए, तो इसकी आंसर जो डिफरेंस है वो क्या जाएगा, इसका डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा। भी तो हमें इसके बारे में कि हमें बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, तो देखें कंपेयर करें तो हमें एन की वैल्यू पता चल रही है कि छोटी होनी चाहिए गामा से। क्लियर, और हमें मालूम है मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर एन की वैल्यू छोटी रहेगी गामा से, तो एन की वैल्यू छोटी रहेगी और स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड आंसर इसका सही है अगर अपने को, और नेगेटिव स्पेसिफिक हीट चाहिए तो ये बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों ये था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पर आधारित क्वेश्चन, और पॉलीट्रॉपिक पर आधारित क्वेश्चनों में मोस्टली यही फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। 90% पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ये मोलर स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं IIT एज वेल एज नीट के एग्जाम में। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा कर रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 11th नंबर का। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने को 3 आयंस दे रखे हैं और उनको अपन क्या कर रहे हैं, उनको बच्चों हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से पास करा रहे हैं। देन दी वेलोसिटी, देन डिफ्लेक्शन हमें बताना है, और डिफ्लेक्शन का पता चलता है भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर से या रेडियस से पता चलेगा बच्चों। तो हमें मालूम है कि जब भी किसी पार्टिकल को अपन मान लो बी अंदर की तरफ है, बी कैसा है बच्चों, इनसाइड है, बी है इनसाइड, तो जब हम इसमें क्या कराएंगे, कोई पार्टिकल को छोड़ेंगे तो सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन करेगा तो ये आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है बच्चों mv/qb, या इसको मोमेंटम रख देंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा p/qb, या मोमेंटम को भी काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा r √2me/qb। अब b सबके लिए सेम है, तो r क्या हो जाएगा बच्चों, r हो जाएगा √E/Q। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो m के टर्म्स में हम लेंगे तो भाई ये हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई बच्चों, तो m/Q। तो अब देख रहे हैं हम हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा भाई, R हाइड्रोजन R हीलियम प्लस R किसका हो जाएगा भाई, R हो जाएगा O2 प्लस। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1:1 रेशियो, हीलियम का कितना हो जाएगा 4, 4 मास कितना होता है 4 होता है भाई। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा। अच्छा, हीलियम का जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, हीलियम पर जो मास है वो m है,
हीलियम का जो मास होता है 4, क्योंकि हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं ना, इस वजह से अपॉन चार्ज है इस टाइप से, इस्टो क्या हो जाएगा ये 16 अपॉन कितना चार्ज है इसका भी भाई 2 आ रहा है ना, प्लस का 2 आ रहा है, ऐसे करते हुए तो हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1:, अच्छा यहाँ पर मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ए इस प्रकार से हमने देखा तो ए आ जाएगा 2:a अंडर रूट कितना हो जाएगा 4:2, तो ये आ जाएगा 2। अब बच्चों हम देखें कि कौन ज़्यादा डिप्लेक्ट हुआ है कम डिप्लेक्ट हुआ है, तो देख रहे हैं H विल बी लीस्ट डिप्लेक्टेड, HE एंड HU विल बी डिप्लेक्टेड इक्वली, तो ये इनकी R सेम है बच्चों, तो यही आंसर आने वाला है। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं, देखिए इनकी रेडियस सेम आ गई ना, इसलिए यही आंसर होना सही है कि इनकी जो रेडियस रहेगी पाथ की वो सेम रहेगी। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को। बच्चों ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको टिपिकल लेवल का बनाया गया है, कैसे कि एक बॉक्स है और उसमें प्रोजेक्टाइल कराया जा रहा है, बॉक्स को भी एक्सीलरेट कर रहे हैं हम लोग ऐसे करते हुए। देखो ये बॉक्स है, इसमें ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है और इसके अंदर करा रहे हैं बच्चों हम प्रोजेक्टाइल, तो इसके अंदर प्रोजेक्टाइल जो करा रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस पर सुडो फोर्स लगेगा, किधर की तरफ सुडो फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ, तो इस पर जो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो कितना हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा, माइनस का ए का मतलब अपने को ए की वैल्यू दे रखी है जी, तो माइनस का जी हो जाएगा, तो ऐसा अपन ने देखा। हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल एक्स डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो रेंज क्या हो जाएगी इस बार हम देख रहे हैं रेंज के लिए कि एस डायरेक्शन में हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, जबकि एक्स डायरेक्शन में अपने को क्या दे रखा है, एक्सीलरेशन हमें गिवन है। तो ये हो जाएगा भाई एस एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू टी, ठीक है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो बच्चों एस एक्स का मतलब आर हो जाएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा यू टी, ये तो अपन को पता है वो एज इट इज सेम क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी माइनस, अब ए की वैल्यू क्या है, माइनस का जी है, तो ये हो जाएगा भाई 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी हो जाएगा बच्चों, ऐसे करते हुए हम लिख सकेंगे। और ऐसा क्या होगा, क्योंकि टी की वैल्यू कितनी है 2u साइन थीटा अपॉन जी है, और इनिशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u साइन थीटा है, तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें मालूम है कि अपन को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट अगर जानते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या रख देंगे बच्चों, 0 रख देंगे, तो इसको जब हम 0 रखेंगे डिफरेंशिएट करके तो क्या जाएगा, देख रहे हैं हम लोग कि यू स्क्वायर अपॉन जी एज इट इज रहेगा, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो कॉस 2 थीटा इंटू 2 हो जाएगा, माइनस का इधर देख रहे हैं हम लोग ये हो जाएगा 4 2 टू द 4 यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो इसको हमने फाइनली देखा तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा भाई, और ये जो हम बात कर रहे हैं जी तो इधर लिख ही चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, कॉस 2 थीटा बराबर इधर भी ये 2 कट जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, उसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ऐसे करते हो तो ये यहाँ से आ जाएगा बच्चों टेन 2 थीटा बराबर कितना आने वाला है, टेन 2 थीटा बराबर 1 आ जाएगा, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा भाई π/4, तो थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों π/8, तो इसका आंसर आने वाला है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर ये बॉक्स चल नहीं रहा होता तो 45 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है, बट ये स्पेशल केस दे दिए अपने को कि एक्स डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन है सुडो फोर्स की वजह से, तो अपने को आंसर आएगा यहाँ पर π/8। आफ्टर दैट आगे चर्चा कर रहे हैं भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये अपन को ऐसा अरेंजमेंट दे रखा है, इक्विलिब्रियम में है, तो बोला जा रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, जबकि m1 है 5 kg, m2 है 10 kg, तो हमें मालूम है बच्चों यहाँ पर अगर मैं FBD बनाऊं
तो यहाँ पर क्या लगेगा, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगने वाला है, तो नीचे की तरफ फोर्स लगने वाला है भाई m1g, और ये टेंशन है T इधर की तरफ, तो इधर T cos थीटा, इसको बैलेंस करेगा बच्चों, और T किसके बराबर है यहाँ पर, ये हो जाएगा mg और इक्वल टू T हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ कि T cos थीटा बराबर का m1g और T के m1g ये हो जाएगा, और T किसके बराबर है, mg के बराबर, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा इक्वल टू m1g, g से g कट जाएगा बच्चों, cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1 अपॉन m आ जाएगा। क्लियर, ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है कि ये 5 kg है, ये 10 kg है, तो cos थीटा इक्वल टू हाफ आ गया, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो ये था एनएलएम से रिलेटेड क्वेश्चन, ई लेवल था इस क्वेश्चन का। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की देख रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है भी अपने को, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई द एटम एंड द ऑक्यूपाई बाई न्यूक्लियस कितना होगा भाई। तो हम देखें इनकी रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस, एटम की रेडियस होती है भाई रेडियस ऑफ एटम, ये होती है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर के ऑर्डर की। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें हम लोग, ये होती है 10 की पावर माइनस का 15 मीटर के ऑर्डर की। अब बच्चों अपने को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है तो इसका क्यूब कर देंगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो भाई ये थर्ड आंसर अपने पास आ जाएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, आर क्यूब के डायरेक्टली इक्वल होता है बच्चों। तो ये अपन ने देखा। आफ्टर दैट आगे चर्चा करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, ठीक है बच्चों। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है अपन देख लेते हैं कि ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल, ए लेंथ एल है बच्चों, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन ए टेबल, ए बॉल ऑफ मास एम इज जस्ट केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द स्प्रिंग, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या होगी अगर ये SHM हो रही है तो बच्चों देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें मालूम है कि अगर कोई स्प्रिंग के ऊपर एम मास रखा हो स्प्रिंग के ऊपर, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि mg इक्वल टू क्या हो जाएगा kx, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा ये kx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू mg अपॉन k, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा भाई। अब ये किसका काम करेगा, x जो है वो एम्पलीट्यूड का काम करेगा, तो मैं लिख सकता हूँ एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा कर रहे हैं भाई, बात कर रहे हैं बच्चों इसका टाइम पीरियड t इक्वल टू कितना होता है, t इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो यहां से हम निकाल लेंगे भाई ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा अंडर रूट k अपॉन m। क्लियर। अब हमें मालूम है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है SHM में, ये होती है बच्चों v मैक्स बराबर a ओमेगा होती है, v मैक्स बराबर a ओमेगा होती है। तो यहाँ पर रख देंगे हम a की जगह रख देते हैं mg अपॉन k इंटू ओमेगा हो जाएगा k अपॉन m। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक आंसर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा g m अपॉन k आ जाएगा बच्चों, g m अपॉन k, ये फर्स्ट आंसर ही इसका सही आंसर है। तो ये था एक SHM से रिलेटेड क्वेश्चन। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा कर रहे हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये है भाई अपने पास मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन। और हमें मालूम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बहुत बार क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में, हर साल लगभग क्वेश्चन आता है इससे। तो देख रहे हैं हम लोग कि हमें क्या दे रखी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हम क्या करें जल्दी से इसका लैम्बडा निकाल लेते हैं, लेकिन लैम्बडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, c अपॉन f, c है 3 इंटू 10⁸ अपॉन f कितना दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁻⁴ हमें दे रखा है। सॉल्व किया तो 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर ये आ गया बच्चों लैम्बडा। अपन इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम।
तो इसका फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं अभी। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन्स कितना हो जाएगा कि E इक्वल टू होता है 12,400 अपॉन लैम्बडा, किसमें बच्चों, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा 12,400 अपॉन लैम्बडा, एंगस्ट्रॉम में दे रखा है अपने को 5000, तो ये इसको डिवाइड करें, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमें बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो बच्चों जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हम लगाएंगे अब आइंस्टाइन इक्वेशन। तो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन 2.48 इक्वल टू वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के मैक्स, ठीक है बच्चों। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो ये आ रहा है के मैक्स इक्वल टू के मैक्स इक्वल टू हो जाएगा भाई 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब अप्रोक्सीमेट ये आंसर आ गया। इसका थर्ड आंसर अपने पास आ चुका है। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर ए है 17वें नंबर का। ए है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोस्टैटिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स के लिए अपने को थोड़ा सा इसमें क्लाइमैक्स क्या दे रखा है वो बता दूं मैं तुम्हारे को कि ये कोई कंटेनर है और कोई कंटेनर बर्तन है जिसमें 100 सेंटीमीटर तक तो क्या भर रखा है, पानी वाटर भर रखा है, ठीक है। ये तो है वाटर कितने हाइट तक, 100 सेंटीमीटर तक। उसके बाद 400 सेंटीमीटर तक की हाइट तक क्या भर रखा है, ऑयल भर रखा है। ये ऑयल है, ठीक है। ये है वाटर, वाटर है, ठीक है ना। तो ए है, और अगर इसके पैने में एक होल कर दिया जाए तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स हमें फाइंड करनी है। तो हमें वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का फॉर्मूला पता है भाई, क्या होता है, √2gh, बट h क्या होना चाहिए, W। वाटर की जो हाइट है, वाटर के कॉलम की हाइट का वैल्यू होती है यहाँ पर। तो हम क्या करें कि ये जो प्रेशर लग रहा है बॉटम पर, जो प्रेशर लग रहा है वो कितने वाटर की हाइट के बराबर लग रहा है, अपन फाइंड कर लेंगे कि भाई ρgh होता है रो वाटर GH ऑफ वाटर इक्वल टू ρgh। ऑलरेडी वाटर भरा हुआ है भाई, तो ρgh, रो किसका, वाटर का, GH कितना 100 प्लस रो किसका, ऑयल का, G हाइट किसकी, ऑयल की, ठीक है। तो G से G कट जाएगा तो H बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई H यहाँ पर कट गया तो ये आ जाएगा 100 प्लस 0.9 इंटू 400 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑयल दे रखा है अपने को, ये 1 होता है, ठीक है बच्चों। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा वो देख रहे हैं हम लोग, ये आ जाएगा 100 प्लस 360, तो बच्चों ये आ गया 460। अब ये 460 सेंटीमीटर जो आया है, हमें ये सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी है रीडिंग, इसलिए इस वैल्यू में, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग इस फॉर्मूले में। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा कि 980, तो जी की वैल्यू दे रखी है, और 2h इसको करेंगे तो ये 800 920 के लगभग आ रहा है। हाँ बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है 920, इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 460 इंटू 2 तो 920, ठीक है बच्चों। कौन सा ऑप्शन मैच किया है अपना, पहला आंसर आ गया है। तो ये था वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स पर आधारित क्वेश्चन। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा कर रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम देख रहे हैं भाई कि a ray of light is incident normally on the one face of the right triangled isosceles prism, then it graze the hypotenuse, the refractive index of मटेरियल क्या होगा। तो बच्चों ये प्रिज्म पर और TIR का मिलता जुलता रूप है क्वेश्चन का। तो हमें मालूम है कि एक राइट ट्राइंगल आइसोस्केल प्रिज्म दे रखी है तो ये ऐसा होगा और ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है। अब नॉर्मली कोई लाइट रे इस पर इंसिडेंट होती है तो ऐसा कुछ कंडीशन बनेगी, ठीक है। और एक ग्रेजिंग का मतलब है कि ये अगर ऐसे निकल जाए तो बच्चों ये जो एंगल है, सॉरी ये वाला नहीं, इधर का एंगल नहीं, दूसरा ये जो वाला एंगल है ये सी के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, हमें मालूम है कि TIR में पढ़ते हैं साइन सी बराबर क्या होता है, 1/n होता है। तो ये हो जाएगा साइन 45, ये पता चल रहा है ज्योमेट्री से ये एंगल 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, नॉर्मल से बना हुआ एंगल।
1/n, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू n और n इक्वल्स टू हो जाएगा √2। तो √2 किस में आ रहा है भाई? सेकंड आंसर में आ रहा है। तो ये था बच्चों TIR पर आधारित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 19। एक क्वेश्चन नंबर 19 में हम देख रहे हैं कि एक आइस स्कैटर्ड स्पिन एट 3 पाई रेडियन पर सेकंड विद हिज आर्म्स एक्सटेंडेड। मतलब एक कोई आइस स्कैटर्ड है, वो क्या कर रहा है बच्चों कि इतनी स्पीड से घूम रहा है। जब वो अपने हाथों को फैला रहा है तो इतनी स्पीड से घूम रहा है। अब अपने जो हाथ हैं उसको 25% ये कम कर लेता है, तो फिर कितनी स्पीड से घूमेगा? तो ये है एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर आधारित क्वेश्चन। हमें पता है कि जब भी वो हाथों को ऐसे फोल्ड करेगा तो बच्चों क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, तो ओमेगा बढ़ जाएगा। पहले कितने से घूम रहा था? 3 से, तो अब बढ़ जाएगा, तो 3 से तो ज़्यादा ही आंसर रहेगा ना। तो 3 से बड़ा इसमें एक ही ऑप्शन है। कौन सा वाला ऑप्शन है बच्चों? डी ऑप्शन। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अगर अपने को एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना होता तो हम क्या करेंगे, उसका 75% रह जाता है। तो मतलब पहले का अगर अपन 4i मानते हैं तो i2 कितना हो जाएगा? 3i हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं। फिर अपन क्या लगा देंगे? i1 ω1 बराबर i2 ω2 इक्वेशन लगाकर अपन फाइनल रिजल्ट निकाल सकते थे। चलो आफ्टर दैट हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भाई ये है 20 नंबर का क्वेश्चन और बोला जा रहा है कि एक कौन सा लॉजिक गेट है। तो बच्चों हमें मालूम होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर ए मान लूँ, यहाँ पर मैं बी मान लूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं बी कंसीडर कर लूँ, तो क्या है कि ये जो बनेगा ये है नॉर गेट। ये कौन सा गेट है बच्चों? नॉर गेट है। यहाँ से यहाँ तक तो नॉर गेट है। तो ये हो जाएगा नॉर गेट की जो बूलियन इक्वेशन होती है वो क्या होती है? a प्लस बी का बार, ये होती है नॉर गेट की बूलियन इक्वेशन, a प्लस बी का बार। अब ये पूरा का पूरा हमेशा याद रखना, ये नॉट गेट होता है। तो नॉट गेट का मतलब है एक बार फिर से बार लग जाएगा। जब डबल बार लगता है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस बी। तो a प्लस बी कौन किसकी बूलियन एक्सप्रेशन होता है? और गेट का। तो इसका आंसर आएगा और गेट। तो एक तो ये तरीका है भी इक्वेशन द्वारा, वरना अपन ट्रुथ टेबल बनाकर भी हम इसको देखें तो ये किसकी जैसी ट्रुथ टेबल बनेगी? और गेट की जैसी बनेगी बच्चों। तो अपन ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये है और गेट का कंप्लीट जो कॉम्बिनेशन है वो और गेट बनाएगा। आफ्टर दैट आगे चर्चा करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है बच्चों अपने को एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि हमें स्पेसिफिक हीट द बॉडी द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द अंडरगोइंग द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हमें मालूम है बच्चों, क्या मालूम है कि Q इक्वल टू क्या होता है? m/s डेल्टा T होता है। तो S बराबर क्या हो जाएगा? Q/m डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। बट हमें मालूम है एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी हीट ना तो देते हैं सिस्टम को, ना ही सिस्टम से लेते हैं। इसलिए जब 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ए है भाई 0 आंसर। अगर यही क्वेश्चन आइसोथर्मल होता तो आइसोथर्मल में डेल्टा T 0 रखते हैं तो इनफाइनाइट आंसर आता है। तो फिलहाल तो एडियाबैटिक के लिए स्पेसिफिक हीट होती है 0 और आइसोथर्मल के लिए होती है इनफाइनाइट, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था एक बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन जो कि एवरेज स्टूडेंट को ये पता रहता है ऑलरेडी। अब ये सोलर कांस्टेंट है बच्चों, सोलर कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला में बताना है। तो सोलर कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है, हालांकि इसमें अपने को ये भी बता रखा है, अगर ये ना भी दे रखा होता तो हमें सोलर कांस्टेंट एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पता होना चाहिए कि S इक्वल टू क्या होता है कि एनर्जी इंसिडेंट ऑन दी अर्थ सरफेस ऑन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। ये होता है सोलर कांस्टेंट, जिसको अपन इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो इसका हमें डायमेंशन निकालना है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? एनर्जी का डायमेंशन होता है m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। याद रखना है अपने को एनर्जी का l की पावर 2 ये एरिया का होता है, टाइम का होता है t की पावर 1। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? m0 l0 सॉरी एक बार m1 l0 t की पावर -3 किस ऑप्शन से मैच कर रहा है बच्चों? m1 l0 t की पावर -3 थर्ड ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो ये है इसका सॉल्यूशन। यूनिट एंड डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन हम कह सकते हैं। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा कर रहे हैं भाई। आगे बच्चों ये इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि यहां से कितनी हाइट पर इंटेंसिटी उतनी ही बनेगी जितनी की P पर O पर बन रही है। तो यहाँ पर भाई कौन सा मैक्सिमम इंटेंसिटी की चर्चा करें हम लोग, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बनती है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है।
तो यहाँ पर भी उतनी ही इंटेंसिटी बने, इसका मतलब कौन सा इंटरफेरेंस हो, पी पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें कि क्या बात करें कि ये जो है इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ और हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर भी उतनी इंटेंसिटी बने, तो अपन क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। S1 और S2, S1 और S2 से जो रे जा रही हैं पी पर, उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है। क्लियर। तो पाथ डिफरेंस कितना जाएगा बच्चों, पाथ डिफरेंस जाएगा 2 लैम्बडा कॉस थीटा, 2 लैम्बडा कॉस थीटा। और ये पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, n लैम्बडा। ठीक है ना, ये अपन को पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, n लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि पहली बार ये इसको 0 नंबर का मैक्सिमम माने, इसको 1 नंबर का माने, तो n की जगह कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा अभी 2 लैम्बडा कॉस थीटा बराबर लैम्बडा। तो बच्चों कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा हाफ, ये 2 उधर जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। जब थीटा बराबर 60 डिग्री, अच्छा सॉरी ये थीटा तो अपन ने देखा ही नहीं, थीटा यहाँ पर है बच्चों। ठीक है ना, तो अब इस राइट ट्राइंगल में हम लगा दें कि टेन थीटा निकालना चाहें कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है, डी दे रखा है। ये थीटा की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री, तो टेन 60 होता है √3 अपॉन एक्स अपॉन डी। क्लियर, इस टाइप से हम देख रहे हैं। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा अभी, एक्स इक्वल टू हो जाएगा √3d। इस प्रकार से हमने देखा, तो √3d का मतलब ये आ जाएगा सेकंड आंसर, इसका सही आंसर आ रहा है। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बच्चों आगे चर्चा कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि ये है वेव मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, वेव मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमें दे रखा है। बोला जा रहा है RA एंड RB आर द रेशियो ऑफ द वेव स्पीड एट द पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। तो इनके बारे में बताना है बच्चों, वेव स्पीड का रेशियो के बारे में, सॉरी वेव रेशियो ऑफ वेव स्पीड एंड पार्टिकल स्पीड। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है भाई कि बच्चों हमें ये पता है कि जो पार्टिकल स्पीड होती है BP, ये होता है माइनस का VW स्पीड, वेव स्पीड अपॉन dy/dx। के लिए बच्चों ये पढ़ाते हैं साउंड वेव या वेव मोशन में बताते हैं इसको। ठीक है, हमें बोला जा रहा है कि हमें रेशियो फाइंड करना है VW स्पीड ऑफ वेव टू द स्पीड ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल स्पीड VP। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा भाई, ये तो स्लोप है, ग्राफ का क्या है स्लोप, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्लोप। क्लियर, 1 अपॉन स्लोप। तो स्लोप जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं कम होता जा रहा है, तो स्लोप कहाँ पर ज़्यादा है भाई, स्लोप यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर स्लोप कम है, यहाँ पर B पर स्लोप कम है। तो B पर स्लोप कम है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आ जाएगा बच्चों इसका सेकंड ऑप्शन सही निकल जाएगा। तो ये अपन ने देखा। आफ्टर दैट आगे चर्चा करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये वर्क पावर एनर्जी पर रिलेटेड क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग क्या है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि दी फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी, इस फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसे वेरी हो रहा है। ठीक है, तो हमें पावर डिलीवर्ड बाई एफ निकालना है कि कितने किस पर डिपेंड करेगा। तो हम बात कर रहे हैं भाई, हमें क्या दे रखा है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस की पावर 1/3। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम एफ के को इक्वल में कन्वर्ट कर दें तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, एफ, क्योंकि हमें पता है ए बराबर क्या होता है, एफ अपॉन एम होता है, एम भी कांस्टेंट है पार्टिकल का। तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा भाई के एस की पावर 1/3। ठीक है बच्चों, ये अपन ने देखा एक्सीलरेशन हमने फाइंड कर लिया वेलोसिटी से, के कोई कांस्टेंट हमने मान लिया है। अब मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, वी डी एस अपॉन वी डी वी, वी डी वी डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन होता है तो ये हो जाएगा के एस की पावर 1/3। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, v फाइंड कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ से v फाइंड करेंगे तो देख लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, v dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, k s की पावर 1/3 और ds। तो ये हो जाएगा बच्चों v² इक्वल टू s की पावर
2/3 इंटू के डैश कोई और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया v इक्वल टू के एस की पावर 1/3। अब के क्या है यार, कोई और कांस्टेंट लगा दिया अपन ने, ठीक है, अपन को डिपेंडेंसी देखनी है। अब पावर डिलीवर्ड कितना होता है, इंस्टेंटेनियस पावर होता है p इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। क्लियर बच्चों, एफ कैसे डिपेंड कर रहा है एस पर देख लेते हैं। एफ कैसे डिपेंड कर रहा है देख लेते हैं। ए रहा एस की पावर माइनस का ऐसा, और वी कितना कर रहा है एस की पावर 1/3। तो ए आ गया भाई, पी डिपेंड कर रहा है एस की पावर 0 पर। ठीक है बच्चों, डी आंसर इसका सही आंसर है। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव कर रहे हैं बच्चों। ए है 26 नंबर का क्वेश्चन। अब ये 26 नंबर का क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चों, और वो ऐसे रखा हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक कोई लाइन है ऐसे थीटा एंगल पर कोई लाइन है, और वहाँ पर कोई एक पॉइंट पी ले रहे हैं हम लोग। तो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो होती है भाई ई पैरेलल और ये होता है ई परपेंडिकुलर। तो इनका दोनों का मिला जुला रूप जो आएगा वो ई इधर की तरफ आएगा। ये मान लेता हूँ मैं एल्फा है और ये तो थीटा रह जाएगा। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल हो जाएगा बच्चों थीटा। टोटल एंगल फॉर्म विद कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस tan इनवर्स। ये होता है बच्चों, ये इसको बताया जाता है कि यहाँ पर जो tan एल्फा निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये एल्फा इक्वल टू होता है tan θ/2। ठीक है, तो ये टोटल थीटा कितना हो जाएगा, जब ए जो है परपेंडिकुलर हो जाए बाय द वे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा यार, π/2 हो जाएगा। वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्वेश्चन में बताई जा रही है बच्चों। इस क्वेश्चन में बताई जा रही है कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कैसे है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल से एंगल हो गया π/2। तो ये टोटल एंगल को लिख दिया मैंने π/2। ठीक है, आफ्टर दैट और सॉल्व करें हम लोग, थीटा को मैं उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स tan θ/2 इक्वल टू ये हो जाएगा भाई π/2 माइनस थीटा, और tan थीटा को उधर भेज दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan θ/2 इक्वल टू tan π/2 होता है cot थीटा, cot थीटा। अब मैं 2 को उधर ले आऊँ, cot को उधर ले जाऊँ, तो cot किसका रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, तो ये हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 2, और tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों √2। क्लियर, तो ए है इसका फाइनल आंसर। और देखा जाए तो ये अपन को ये इजी क्वेश्चन इसलिए कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि अगर इस टाइप का कोई लॉकस लिया जाए कि जिसमें हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर मतलब बाई डायरेक्शन का लॉन्ग रहे, तो ऐसा लॉकस होता है बच्चों कौन शेप का बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। इधर से ऐसे करके इधर से ऐसे करके कौन शेप का ये लॉकस बनता है, जिसके हर एक पॉइंट पर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होती है, पैरेलल होती है, और ये होता है tan इनवर्स थीटा कितना होता है, tan इनवर्स 2 होता है, √2 होता है। चलो ठीक है, आफ्टर दैट आगे चर्चा करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, ऐसे दिया जाता है वेयर आर नॉट कोई कांस्टेंट है, एज्यूमिंग बोथ बोर मॉडल्स टू द एप्लीकेबल देन वेरिएशन इन रेडियस निकालना है अपन को, क्वांटम नंबर पर कैसे डिपेंड करेगा। तो हमें v दे रखा है तो बच्चों u हम फाइंड कर सकते हैं v दे रखा है तो हमें u फाइंड कर सकते हैं कैसे कि u इक्वल टू होता है कितना होता है ev इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ev0 ln r/r0। क्लियर हो गई ये बात। आफ्टर दैट हमें फोर्स निकालना है ना, तो फोर्स क्या होता है, होता है माइनस का du/dr या dx जो भी है, ठीक है ना। ऐसे करते हुए अपन को फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है फिलहाल तो हमें, तो इसका डिफरेंशिएट कर दें r के रेस्पेक्ट, तो कितना हो जाएगा ev0/r0 को अपन हटा देते हैं, कांस्टेंट तो हटा देते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये ऐप हो गया। ये ऐप अगर बोर मॉडल को हम क्या मान ले रहे हैं कि एप्लीकेबल है, तो ये जो फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कराएगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, mv²/r इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख रहे हैं हम लोग ev0/r, r से r कट जाएगा तो ये हो जाएगा भाई v इक्वल टू √ev0/m। क्लियर बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं बोर्स सेकंड पोस्टुलेट्स की बात करें तो ये क्या कहता है
कि एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहां से अपन को क्या निकालना है कि इसका रेडियस निकालनी है। तो रेडियस एन एन ऑर्बिट की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, देख रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगी बच्चों एन एच अपॉन 2 पाई अपॉन एम वी। तो एन वी में तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ से आ गया, ये सब एन से मुक्त हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा बच्चों। क्लियर, एन का मतलब है फर्स्ट आंसर इसका सही आंसर है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, ये ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ये देख रहे हैं, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन दी सर्कुलर ऑर्बिट एट दी हाइट h above the surface of the earth of radius capital R. The speed of the satellites is in its orbit is 1/4 of escape velocity. तो बच्चों अपन ऐसा देख सकते हैं हम लोग कि अर्थ सरफेस की बात करें हम लोग, तो ये रेडियस R हो गई है और h हाइट पर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें मालूम है, हमें क्या दे रखी है कि इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है 1/4 ऑफ इसके वेलोसिटी एट दी अर्थ सरफेस। ये हमें गिवन है ये गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है बच्चों जी एम अपॉन आर प्लस एच इक्वल टू 1/4 अंडर रूट जी एम अपॉन आर। स्क्वायर कर दिए जाए बच्चों दोनों साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच। क्लियर, रूट हट गया, ये हो जाएगा 1/6 जी एम अपॉन आर। ठीक है बच्चों, जी एम से जी एम कट जाएगा, ठीक है, जी एम से जी एम कट जाएगा, और आफ्टर दैट आगे चर्चा करते हैं हम लोग क्या आंसर आने वाला है। वन फोर्थ ऑफ इसके वेलोसिटी हमें दे रखा है, तो ये इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/r, उल्टा कर दें दोनों साइड, तो ये हो जाएगा r प्लस एच इक्वल टू 16r। तो बच्चों यहाँ पर अपना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कहीं क्या देख रहे हैं हम लोग कि अच्छा सॉरी, यहाँ पर 2 आता है, इसके वेलोसिटी के फॉर्मूले 2 और आएगा बच्चों, 2 आएगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 8 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। वो इसके वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें √2 GM अपॉन आर आता है, तो ये h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 7r। क्लियर स्टूडेंट, तो ये था ग्रेविटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। 7th मतलब ये आ जाएगा, 3rd 4th ऑप्शन आ जाएगा इसमें। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो ये पार्टिकल मूव इन दी XY प्लेन में मूव कर रहा है बच्चों, उसका मोमेंटम दे रखा है ऐसे है P इक्वल टू, ठीक है ना, और हमें बोला जा रहा है कि इस पर जो फोर्स लग रहा है और मोमेंटम में क्या निकालना है, हमें एंगल फाइंड करना है। तो भाई P एक गिवन है, मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूं, और हमें F पता होता है, F क्या होता है, dP अपॉन dt। F पता है dP अपॉन dt होता है, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख दूं तो F वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों, F वेक्टर आ जाएगा कि A ब्रैकेट में हो जाएगा कितना, K साइन माइनस K साइन KT I कैप माइनस JK साइन KT। क्लियर बच्चों, ए ऐसे आ जाएगा। तो जब ए आ गया F, तो हमें निकालना है क्या है, F डॉट P निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0। तो F डॉट P 0 आएगा, मतलब cos थीटा 0 होने की वजह से परपेंडिकुलर। यह हमें मालूम है, वेक्टर में पढ़ाते हैं कि जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बच्चों 0 आता है तो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस और इस वेक्टर को अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं। 30वें नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों कि आइडियल गैस कंप्रेस्ड विद द आइसोथर्मल प्रोसेस के द्वारा उसको कंप्रेस कर रहे हैं 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, तब जो प्रेशर आता है उसको P1 नाम दिया है। सेम उसको किससे कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग, कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के द्वारा कंप्रेस कर रहे हैं, तो हमें P1 और P2 का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए मैं इक्वेशन काम में ले रहा हूँ, आइसोथर्मल के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग कि P1 B1 बराबर या PB बराबर P1 V1। तो बच्चों ए है P और V,
इक्वल टू P1, ये है 1/4, अपने को गिवन है क्वेश्चन में कि 1/4 तक इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कंप्रेस कर रहे हैं, तो B से B कट जाएगा, तो P1 इक्वल टू कितना जाएगा, P1 इक्वल टू हो जाएगा 4P, मतलब इनिशियल का 4 टाइम्स आ गया। आफ्टर दैट सेकंड कंडीशन हम बात कर रहे हैं PV की पावर 3/2 इक्वल टू P2, क्योंकि सेकंड कंडीशन में अपने को P2 दे रखा है, और V2 कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है P/4 P/4 3/2, ऐसा हमें गिवन है। तो ये P2 बराबर कितना आ जाएगा यार, ये P2 इक्वल टू हो जाएगा, B से तो B कट जाएगा, A आ जाएगा 4 की पावर 3/2, बोले तो 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, 8 P2 आ जाएगा बच्चों। तो हमें P2 बराबर क्या आ जाएगा, 8P आ जाएगा। ये जो 8P आएगा, ये देखो भाई यार, इक्वेशन ऑफ स्टेट जैसे अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं तुम्हारे को, ठीक है। तो उसमें हमने देखा कि P1/P2 आएगा, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, P1 की वैल्यू है 4P और P2 की वैल्यू है 8P, कट जाएगा तो ये कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1:2, पहला ही आंसर इसका सही आंसर है बच्चों। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा क्या कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, 31 नंबर का क्वेश्चन है कि ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन पास हो रही है बच्चों, हाइट ऑफ दी इतना फ्रॉम दी ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड मान लेते हैं हम लोग कि इस टाइप से कोई ग्राउंड है, उससे 4 मीटर की डिस्टेंस पर, 4 मीटर की डिस्टेंस पर ऐसे कोई वायर जा रहा है, उसकी डायरेक्शन किधर है भाई, करंट की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट फ्लो हो रही है। तो हमें बताना है कि उसके जस्ट नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्शन क्या देखते हैं हम, कि वायर के करंट इधर है, तो राइट हैंड से हम उसको वायर को ऐसे होल्ड करते हैं, थंब करंट की डायरेक्शन में रहे तो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, फिंगर से किसकी डायरेक्शन को बताती हैं, वी की डायरेक्शन को बताती हैं। तो वी किधर की तरफ होगा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो ऐसे करेंगे तो ये नॉर्थ की तरफ जा रही, साउथ की तरफ जा रही हैं। तो इनमें कौन कौन से आंसर सही है, साउथ वाले कौन कौन से ऑप्शन है, एक तो ए है और एक ए है, ठीक है। इट मीन्स अपने को मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये क्या होता है, μ0I अपॉन 2πd, तो μ0 की वैल्यू होती है भाई 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई, कितना करंट फ्लो हो रही है बच्चों, 100 एम्पियर दे रखा है क्वेश्चन में, अपॉन 2π इंटू डी कितना है, 4 है। तो बच्चों ए कट गया, पूरा कट गया, कितनी बार, 2 बार, 2 से ये कट गया, 2 बार, ये 50 बार कट गया, मतलब आंसर आ गया अपने पास 50 इंटू 10⁻⁷ या ये आ जाएगा, देखो ठीक है ना। तो ये डी आंसर इसका सही आंसर है। आफ्टर दैट हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। तो ये एमईसी पर आधारित क्वेश्चन था, बायो-सावर्ट लॉ में हम इसको पढ़ते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए बॉडी इज थ्रो विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों एक बॉडी को प्रोजेक्टाइल करा रहे हैं हम 60 डिग्री के एंगल पर, तो हमें 2 पोजीशन फाइंड करनी है जब वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उनका बीच का टाइम डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो देख रहे हैं हम लोग, एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ इस क्वेश्चन का कि ये कोई प्रोजेक्टाइल है भाई, इस टाइप से इसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको प्रोजेक्टाइल कराया गया है, कितनी डिग्री पर, 60 डिग्री पर कराया गया है। तो अपने को वो टाइम इंटरवल फाइंड करना है जब प्रोजेक्टाइल क्या है, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल बना रहा होगा बच्चों, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो एक बार तो यहाँ पर बनाएगा, ठीक है, और एक बार ऐसे बनाएगा 30 डिग्री का। तो इसको मैं मान लेता हूँ T1 टाइम है, इसको मान लेता हूँ मैं T2 टाइम है, क्लियर बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है ये एनटीए का जो पेपर अपन ने सॉल्व किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था बच्चों, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन था, ठीक है। ये 30 डिग्री है। ए यू कॉस थीटा कितना हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग। ए यू कॉस थीटा मतलब इनिशियल ये जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 20 हाफ 10, इधर की तरफ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, यू साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10√3। क्लियर हो गई बात। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं T1 के लिए। तो बच्चों ये हमें फॉर्मूला मालूम है कि टाइम T पर जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है अल्फा वो कितना होता है, इतना होता है V//VX भी लिख सकते हैं इसको हम, V
वाई अपॉन वी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस का जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला है, तो फर्स्ट कंडीशन में हम इसको कितना लिख लेंगे, पहली कंडीशन हो जाएगा टेन 30 डिग्री इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 10√3 माइनस का 10 T1 अपॉन 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी, तो ये जाएगा T1 इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन √3। क्लियर हो गई। पहली कंडीशन में जो टाइम लगेगा 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल से बनाने में, वो कितना टाइम लगने वाला है बच्चों, 2 अपॉन √3। आफ्टर दैट हम इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं सेकंड कंडीशन में कि 10 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू बिल्कुल एज इट इज रहेगा, इसमें इधर कोई चेंज नहीं आने वाला, केवल हम T1 की जगह T2 कंसीडर कर लेंगे बच्चों। ऐसे करते हो, जब इसको सॉल्व करें यहाँ पर आएगा माइनस का 1 अपॉन √3, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 सेकेंड। टाइम डिफरेंस फाइंड करना है भाई हमें, T2 माइनस T1, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन √3 माइनस 2 अपॉन √3। क्लियर बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइनली 2√3 बोले तो 2 अपॉन 1.7, थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो ये पहला आंसर इसका सही आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन था वो NTA 63 में भी था ये क्वेश्चन। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 33 नंबर का ये क्वेश्चन है भाई, ए है भाई कि हमें ये वेलोसिटी दे रखी है, t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी गिवन है बच्चों, t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी है माइनस का 3। ठीक है, बोला जा रहा है t बराबर 4 पर कितनी होगी, तो कितनी होगी बच्चों, तो हमें एक एफ इंटू टी ग्राफ दे रखा है। तो हमें मालूम है भाई कि जो एफ इंटू टी का जो ग्राफ का एरिया है, एरिया अंडर दी कर्व किस किस से, एफ और टी से बना हुआ, ये बताता है हमें किसके बारे में, इम्पल्स के बारे में या चेंज इन मोमेंटम के बारे में। तो इसका जो एरिया आएगा यहाँ पर प्लस का एरिया आएगा बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, मतलब 2.5 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर नीचे बात करें तो ये माइनस का 2.5 आएगा, तो टोटल चेंज कितना आएगा, 0। टोटल चेंज 0 आएगा। तो स्पीड पहले कितनी थी, 3 थी, तो बाद में भी कितनी रहेगी, 3 ही रहेगी। मतलब बाद में भी जो स्पीड है वो कितनी रहेगी, 3 ही रहेगी। मतलब कौन सा आंसर इसका सही आया है बच्चों, तो इसका आंसर आया थर्ड आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट, कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव कर रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ए है बच्चों रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि हाफ लाइफ अपने को दे रखा है 50 डे है। हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस कितना है बच्चों, 50 डेज है। कहाँ गया, ए 50 डेज है। ठीक है ना, तो इस अमाउंट से घटकर 1/3 होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखें बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो है ना 2/3 से 1/3 होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये इसका हाफ हो रहा है, देखो ये इसका क्या हो रहा है, हाफ पार्ट हो रहा है। देख लें हम लोग, तो हाफ पार्ट हो रहा है, तो हाफ होने में कितना टाइम लगता है, हाफ लाइफ के बराबर लगता है। तो इसका आंसर बिल्कुल तुरंत आने वाला है सेकंड आंसर। कैसे कि ये अमाउंट है भाई, ये आधी रह जाएगी तो कितनी रह जाएगी, 1/3। तो हाफ को डिके होने में कितना टाइम लगता है, हाफ लाइफ के बराबर। तो ये हाफ लाइफ हमें गिवन है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 35। तो 35 नंबर का क्वेश्चन में अपने को ऐसा कोई सिस्टम दे रखा है, हॉरिजॉन्टल पर रखा हुआ है, स्मूथलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये रखा हुआ है बच्चों, और इसको अपन कुछ SHM देकर छोड़ दे रहे हैं। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल उस पर रखा हुआ है, तो अपने को बताना है, इसका फ्रीक्वेंसी बतानी है कि वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी। तो जब एक कोई भी ब्लॉक फ्री है मूव करने के लिए, तो बच्चों हम लेते हैं इसमें रिड्यूज मास कंसेप्ट काम में लेते हैं। तो रिड्यूज मास कितना आ जाएगा इसका, देख रहे हैं हम लोग कि रिड्यूस मास ये हो जाएगा भाई म्यू बराबर, रिड्यूज मास कितना होता है बच्चों, म्यू से डिनोट कर दूं मैं m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा हो जाएगा रिड्यूज मास। तो m1 m2 मतलब 3/A4 हो जाएगा रिड्यूज मास, ऐसे आ जाएगा। क्लियर होगी बात, रिड्यूज मास आ गया। तो हमें अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, F बराबर होता है 1/2π√k अपॉन म्यू। क्लियर बच्चों, अब k की वैल्यू हमें दे रखी है, देखें तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 इंटू 3.14 2 इंटू 3.14
√300 अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन ए हो जाएगा 4, ठीक है, ए ऐसा हो जाएगा। तो ये 100 हो गया, तो ये 120 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 20, और 20 है, नीचे कितना आ रहा है लगभग 6 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है, तो 3 के अराउंड इसका आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा सेकंड आंसर इसका सही है। तो इसमें अपन ने लगाया बच्चों रिड्यूस मास कंसेप्ट। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, 36 नंबर का क्वेश्चन है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। क्या दे रखा है हमें, डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है, तो मोमेंटम हमें फाइंड करना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है, मोमेंटम हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, लैम्बडा बराबर होता है एच अपॉन पी, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई एच अपॉन लैम्बडा, एच की वैल्यू होती है 6.63 गिवन भी है अपने को, ठीक है ना, 10 की पावर माइनस का 34 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा कितना भाई 2 माइक्रोमीटर का मतलब 10 की पावर माइनस का 6, क्लियर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.3145 जो भी है इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 6 घटेगा तो माइनस का 28 रह जाएगा। तो इस टाइप का कोई आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, फर्स्ट आंसर इसका सही है। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों ये। आफ्टर दैट हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हमें 2 वायर दे रखे हैं ए एंड बी, उनकी लेंथ का रेशियो दे रखा है बच्चों कि उनका लेंथ का रेशियो कितना है, इतना है, ठीक है, डायमीटर का रेशियो सॉरी, और लेंथ का रेशियो है इतना। अगर फोर्स एफ ए और एफ बी लगाने पर उनकी लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो बच्चों इनका जो फोर्स का रेशियो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग। तो हमें मालूम है भाई इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं हम लोग, डेल्टा एल बराबर क्या होता है, ये होता है एफ एल अपॉन वाई ए, क्लियर, एफ एल अपॉन वाई ए। हमें क्या क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है कि डेल्टा एल सेम है बच्चों, डेल्टा एल क्या है, सेम है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो एफ क्या जाएगा यहां से, ये सेम है बच्चों, डेल्टा एल सेम है, ये सेम है, तो एफ डायरेक्टली परंटू हो जाएगा यहां पर कि ए अपॉन एल, ठीक है, डायरेक्ट परंटू क्या हो जाएगा डायमीटर अपॉन एल। तो बच्चों यहां से मैं एफ ए अपॉन एफ बी का मैं रेशियो फाइंड करूं तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी बी का स्क्वायर इंटू एल बी अपॉन एल ए का, इस टाइप से अपन देखेंगे। तो ये जो डी ए अपॉन डी बी है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये दे रखा है हमें 2/1 का स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा भी, तो ये जाएगा बच्चों 8:1 आंसर, फाइनल आंसर है, फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। तो ये था इलास्टिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा कर रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का। ये है भाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो आई डिफेक्ट हम पढ़ते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है उसको 50 सेंटीमीटर से कम का नहीं दिखता है, ठीक है ना, और फार पॉइंट तो इतना है, फार पॉइंट 3 सेंटीमीटर से दूर का नहीं दिखता है, तो उसको अगर अखबार पढ़ना है तो कौन सा लेंस, कौन सी पावर का लेंस काम में लेना पड़ेगा। तो हमें मालूम है ये अखबार पढ़ना है तो उसको जो यू है वो कितना लेंगे हम लोग भाई, जो स्वस्थ व्यक्ति है 25 सेंटीमीटर का देख पाता है वो, और उसको इमेज कहाँ पर बनानी है, उसका फार पॉइंट कितना है 0.5, तो माइनस का 0.5 सेंटीमीटर, इस टाइप का, सॉरी मीटर में दे रखा है, सॉरी ये मीटर है भाई, और ये क्या है सेंटीमीटर, तो इसको भी मैं कन्वर्ट कर लूँ मीटर में, इस टाइप से। तो अब बच्चों हम इक्वेशन लगा रहे हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इक्वेशन लगा रहे, तो ये क्या हो जाएगा 1/f = 1/v - 1/u होता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई 1/f मेरे को पता नहीं है, 1/v, v कहाँ पर इमेज बनानी है, हमें मालूम है कि 0.05 पर इमेज बनानी है बच्चों, 0.05 मीटर दे रखा है, माइनस का, और माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, तो 0.25 मीटर पर अपने को ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f = कितना आ जाएगा बच्चों, ये हम देख रहे हैं कि 1/f = आ जाएगा, सॉल्व करें इसको 0.5 में एलसीएम ले लूँ तो माइनस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5 मतलब 2 आ जाएगा। तो 1/f अगर मीटर में f है तो ये पावर होता है, तो ये जाएगा d बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 2,
तो प्लस का 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दो बातें अपने को पता चल चुकी हैं कि फर्स्ट में आंसर कितना आएगा, प्लस का 2 डायऑप्टर आएगा बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट कंडीशन में क्या कर रहे हैं हम लोग कि उसको जो फार पॉइंट है वो कितना है, 3 है। तो भाई u बराबर क्या लेंगे हम लोग, इनफाइनाइट, और v कहाँ पर बन जाए, 3 पर बन जाए v, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा भी, 1/ माइनस का 3 माइनस का इनफाइनाइट। तो बच्चों ये हो जाएगा p इक्वल टू माइनस का 1/3 बोले तो 0.33। ऐसा क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि ये मीटर में है ऑलरेडी, सब कुछ रीडिंग मीटर में लिए, तो 1/f क्या होता है, पावर के बराबर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा सी आंसर बिल्कुल, सी आंसर बिल्कुल इसका सही है, क्योंकि इसको 1/3 को 3 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये था बच्चों आई डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है इन बोथ दी फिगर्स अदर फैक्टर्स आर सेम एक्सेप्ट जो ए बी और बी सी हैं वो कैसे हैं बच्चों, फ्रिक्शन वाले हैं। तो अपने को काइनेटिक एनर्जी बतानी है कि कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी और कहाँ पर किस केस में कम रहेगी काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों पहले केस में होगा क्या कि ए प्योर रोल करते हुए जाएगा, ए से बी तक क्या करेगा, प्योर रोल करेगा। तो यहाँ पर वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कि प्योर रोलिंग मोशन में वर्क डन बाई फ्रिक्शन 0 होता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। जबकि ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन करते हुए, क्योंकि स्मूथ है तो रोटेशन के लिए उसमें मतलब इसको टॉर्क नहीं मिल पाएगा। बट जैसे ये जाएगा तो इसमें कुछ स्लिपिंग होगी, फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी, उसके बाद ये प्योर रोल कर भी सकता है। तो यहाँ पर कुछ वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो क्या लिख रहे हैं, इन सेम बोथ द केस ना इज ग्रेटर इन केस फर्स्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कोई वर्क डन नहीं हो रहा फ्रिक्शन के द्वारा, तो एनर्जी का लॉस भी नहीं हो रहा है। तो इसका सेकंड आंसर बच्चों सही है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर जो एज ए एम्पलीफायर की तरह काम लेते हैं, तो उसमें पॉजिटिव फीडबैक काम में लेते हैं बच्चों। ये थ्योरेटिकल है, थ्योरी में पढ़ाते हैं। एम्पलीफायर विद द रिड्यूस गेन, तो एम्पलीफायर तो गेन को बढ़ाने का काम आता है, स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है ना। वन इज विच डीसी सप्लाई एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एसी सप्लाई, बिल्कुल ऑसिलेटर के रूप में हम काम में लेते हैं भाई किसको, ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर को, जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों इसमें कौन से ऑप्शन सही निकले हैं, इसमें अपने को 2 ऑप्शन सही निकले हैं। गेन की बात करें तो गेन रिड्यूस नहीं होता है, बढ़ाते हैं तभी एम्पलीफिकेशन बोलेंगे। तो सेकंड और थर्ड आर करेक्ट, ठीक है। तो ये अपन ने देखा भाई ट्रांजिस्टर पर आधारित क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमें क्या दे रखा है, 2 वेसल सेपरेटली कंटेन 2 आइडियल गैस हैं ए एंड बी, सेम टेम्परेचर है उनका, प्रेशर ए डबल है बी का, एंड अंडर दिस सेम कंडीशन डेंसिटी ऑफ ए फाउंड टू बी, और इसकी डेंसिटी बच्चों ज़्यादा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। मतलब कि मेरे को जो आइडियल गैस इक्वेशन अपन जानते हैं ऑलरेडी, आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ये होती है पी वी बराबर एन आर टी। एन को लिख सकता हूँ मैं एम अपॉन कैपिटल एम, तो ये हो जाएगा भाई बी को मैं उधर भेज दूँ तो पी इक्वल टू हो जाएगा रो आर टी अपॉन एम, ठीक है। अब एम अब एन को फाइंड करना है, तो एम कितना आ जाएगा भाई, एम आ जाएगा इधर की इधर कर दूं मैं, तो रो अपॉन रो ये सब कांस्टेंट हो जाएगा भाई। तो ऐसा है कि रो अपॉन पी आ जाएगा यहाँ से, तो एम ए अपॉन एम बी इक्वल टू हो जाएगा भाई रो ए अपॉन रो बी इंटू, और देख रहे हैं हम लोग पी बी अपॉन पी ए। इस प्रकार से बच्चों हम इसको देख रहे हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स ए इज फाउंड टू बी 1/3 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी, मतलब ये बड़ा है तो 3/2 आंसर आ जाएगा, इनटू इसका रेशियो देखें तो ए भी डबल दे रखा है भी, तो फाइनली कितना आ जाएगा 3/4 आंसर आ जाएगा बच्चे। इसमें वैल्यू पुट करें तो 3/4 का मतलब पहला आंसर इसका सही आ रहा है। तो ये था केटीजी पर बेस्ड क्वेश्चन। आफ्टर दैट हम ले रहे हैं
42 नंबर का क्वेश्चन कि एक वायर है, उसकी लेंथ को खींचकर बच्चों 100% बढ़ा रहे हैं। तो इसकी जो लेंथ है, सपोज करें एल थी, एल लेंथ थी, इसको हम 100% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2L हो जाएगा। तो हमें पता है आर डैश बराबर क्या होता है, जब खींचकर ऐसे बढ़ाते हैं तो ये हो जाता है बच्चों, ऐसे करते हो तो डबल कर दिए लेंथ, तो आर कितना हो जाएगा, आर डैश बराबर हो जाएगा 4R। तो कितने टाइम्स बढ़ गया ये बढ़ गया भाई 300 टाइम्स। तो बच्चों इसमें ये आंसर सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन है ये अपन ने और भी करा रखे हैं, क्लास में करा रखे हैं खूब। ये नीट के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन कि उसको n टाइम्स कर दें तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाता है, n² टाइम्स हो जाता है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों 43 नंबर का। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि यहां से बच्चों ये लाइट जा रही है तो डायरेक्ट जा रही है और एक रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। तो हमें बोलना है, बताना है आउट फ्रॉम दी सोर्स एस शोन इन दी डायग्राम द वैल्यू ऑफ एल की वैल्यू निकालनी है फॉर विच मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट सी, पी पर मैक्सिमा बने। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर मैं इस लेंथ को मान लेता हूँ बच्चों x है, तो ये कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, L हो जाएगा, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो हमें x निकालना है पहले तो x के लिए मैं क्या करूँ, cos 30 cos 30 बराबर क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा हो जाएगा। ये होता है भाई √3/2। तो बच्चों x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, L 2L अपॉन √3। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी भाई। तो पाथ डिफरेंस हम फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पर, पाथ डिफरेंस। तो बच्चों पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा। तो 2x प्लस λ/2 और आ जाएगा यार। λ/2 क्यों आएगा, क्योंकि जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो λ/2 का पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाता है या 180 का फेज डिफरेंस जनरेट हो जाता है, माइनस का 2L। अब x की वैल्यू में पुट कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पर क्या बन रहा है, मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे n लैम्बडा। क्या लिख लेंगे, मैक्सिमा के लिए लिखेंगे हम लोग n लैम्बडा। तो n लैम्बडा लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दी जा रही है भाई 2L अपॉन √3 प्लस λ/2 माइनस 2L इक्वल टू n लैम्बडा। अब बच्चों इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके L की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो L की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा L इक्वल टू फाइनली देखा जाएगा। एक बार मैं ऑप्शन देखता हूँ कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। तो इसमें अपने को अभी कुछ अता पता नहीं चल रहा, तो इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं बच्चों, ठीक है। एक बार मैं इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूँ कि कौन सा आंसर आएगा। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से लैम्बडा वाली टर्म को मैं इधर भेज दे रहा हूँ और इधर जो भी कुछ है उसमें से 2L मैंने कॉमन ले लिया है। तो 2L कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा भाई, यहाँ पर रह जाएगा 2L कॉमन आ गया तो 2/√3, ठीक है, माइनस का 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा भाई, उधर जाएगा तो लैम्बडा को मैंने ले लिया कॉमन तो n - 1/2, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने देखा और देख रहे हैं हम लोग आगे। इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं, आगे हम इसको और सॉल्व करना तो हो जाएगा 2L √2 माइनस √3/2 हो जाएगा बच्चों, 2 माइनस √3/2 हो जाएगा इक्वल टू, उधर एलसीएम ले लेते हैं हम 2, तो लैम्बडा ये कितना हो जाएगा 2n माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, 2n माइनस का 1। तो यहाँ से L इक्वल टू कितना जाएगा भाई, ये तो कट गया, L इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर देखें तो L इक्वल टू, अच्छा √3 कहाँ चला गया इधर से, ये √3 भी तो था ना बच्चों, तो √3 अपन अंदर ले लिया है, तो √3 अंदर लिया है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी है, √3 आएगा, √3, ठीक है। तो अब हम इसको काटेंगे नहीं, कटेगा भी नहीं, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से L बराबर निकाल रहे तो ये तो हो जाएगा √3, तो ऊपर चला जाएगा बच्चों, √3 लैम्बडा 2n - 1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा भाई 2 माइनस √3, ठीक है बच्चों। इस टाइप से अपन ने देखा। तो ऐसा कौन सा आंसर मिल रहा है अपने को जिसमें इस टाइप का ऑप्शन मिल रहा हो, तो देख रहे हैं हम लोग ऐसा ऑप्शन है अपने पास, A B ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना।
तो इससे ये मैच कर रहा है। तो इस टाइप से अपन ने सॉल्व किया। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 44 नंबर का एक क्वेश्चन है। ये 44 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, अपने को एक ट्यूनिंग फॉर्क दे रखा है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है बच्चों 256 और ये कोई पियानो के वायर के साथ 5 बीट्स पर सेकंड दे रहा है। तो बच्चों जो पियानो है उसके वायर की जो फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है वो कितनी हो सकती हैं, 256 प्लस माइनस का 5, तो एक तो हो जाएगा 261 और एक हो जाएगा भाई 251। क्लियर, इन दोनों में से ही एक आंसर होता है बच्चों। अगर बीट्स वाला जो चैप्टर है तो बीट्स फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंस के बराबर, तो 5 दे रखी है। अब हम इसको टाइट कर रहे हैं तो ये जो बीट्स हैं वो घट रहे हैं बच्चों। तो भाई टेंशन बढ़ाएंगे हम लोग वायर में तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो अगर इसको अपन सही आंसर माने तो फ्रीक्वेंसी बढ़कर 262 हो जाती है, डिफरेंस बढ़ेगा, डिफरेंस 5 से 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, घटेगा किसमें, इसके साथ, क्योंकि अपने को बताया जा रहा है कि जो बीट्स फ्रीक्वेंसी वो घट जा रही है, 2 रह जा रही है, तो किसमें पॉसिबल है, ये पॉसिबल है बच्चों 251 के साथ। तो यही इसका सही आंसर है, बीट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। आफ्टर दैट हम आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं लास्ट क्वेश्चन पर कि एक बॉडी है 1 kg मास की बॉडी है बच्चों, उसको वर्टिकल सर्कुलर पाथ में उसको रोटेट कराया जा रहा है। तो हमें बताना है उसका एनर्जी डिफरेंस कितना रहेगा। तो हमें मालूम होना चाहिए भाई कि कोई वर्टिकल प्लेन में मोशन हो रही है, क्रिटिकल कंडीशन, तो यहाँ पर कितनी होती है बच्चों, जो वेलोसिटी होती है वो होती है √gr और यहाँ पर कितनी होती है बच्चों 5gr। तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस हम निकालना चाहें तो डेल्टा के बराबर कितना हो जाएगा, ½ mv²। करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, रूट हट जाएगा तो 5gr हो जाएगा -gr। क्लियर, तो ये हो जाएगा 4gr और 2 से कट जाएगा तो 2gr अपॉन m आ जाएगा बच्चों। तो 2 × g की वैल्यू हो जाएगी 10, r की वैल्यू हो जाएगी 1 और g की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितना आ रहा है 20 जूल आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये था सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बच्चों ये था कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ NTA 84 का। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।